नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादियों का बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मास्टर स्ट्रोकवादी बीमारी बन चुके हैं। अब उन मास्टर स्ट्रोकवादियों में भी दो क्लास है। एक ऐसा क्लास भी है जो मोदी के तुष्टीकरण के बारे में तो सुनना चाहता है, लेकिन महंगाई बेरोजगारी के बारे में नहीं सुनना चाहता, क्योंकि अगर महंगाई बेरोजगारी के बारे में सुन लेगा तो दर्द उठ जाएगा, क्योंकि उसका काम दिहाड़ी से चल रहा है। तो बात नरेंद्र दामोदर दास जी के एक और बड़े मास्टर स्ट्रोक की। वो बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या है? खिलाफत आंदोलन को आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल किया जाएगा, उससे ग्लोरीफाई किया जाएगा। अब समझते हैं कि ये खिलाफत आंदोलन था क्या। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन उस खिलाफत आंदोलन की कीमत इस देश को कितना चुकाना पड़ा था, यह भी जानना जरूरी है। आज अक्सर विवाद होता है वंदे मातरम को लेकर। 1896 के कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में, जिसका अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह, नाम से क्लियर है, वहां वंदे मातरम को लेकर कोई समस्या नहीं थी। 1916 लखनऊ अधिवेशन, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहां दोनों के बीच संधि हुई कि आसमानी लोगों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा। देखते जाइए किस तरह से परिस्थितियां बदलती गई। 1919 24 नवंबर 1919 ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे महात्मा गांधी। उस खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस चीज को लेकर हुई थी? ब्रिटिशर्स ने टर्की के खलीफा को हटा दिया था। उसको पुनः स्थापित करने के लिए भारत का आसमानी खिलाफत आंदोलन कर रहा था, जिसका आजादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं था। 1 अगस्त 1920 को यह फैसला लिया गया कि खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया जाएगा। 24 सितंबर 1920 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में फैसला लिया गया कि खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया जाएगा, और उसके पीछे मकसद था कि अगर हम खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हैं तो इससे हिंदू मुसलमान एक साथ आ जाएगा, जिससे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में आसानी होगी और देश आजाद हो जाएगा। दिसंबर आते आते, मतलब 2 महीना भी नहीं निकला, दिसंबर 1920 कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, जहां पर जिन्ना ने गांधी को महात्मा बोलने से मना कर दिया, मिस्टर गांधी कह के बुलाया। वहां पे भारी हंगामा हुआ। गांधी उठे, उन्होंने कहा कि जिन्ना साहब के ऊपर आप दबाव नहीं बना सकते कि वो मुझे महात्मा माने। मैं महात्मा नहीं हूं, मैं आम आदमी हूं। चूंकि गांधी को जिन्ना का भरोसा जीतना था, जैसा कि आज भी चल रहा है, जैसे खिलाफत आंदोलन को अमृत महोत्सव में शामिल किया जाना क्या है? मैसेजिंग है। 1921 मोपला नरसंहार, जिसे मालाबार विद्रोह का नाम दिया गया, वामपंथियों की एक बड़ी साजिश थी, जिसमें 10,000 से ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। बाप के सामने बेटी का जबरदस्ती धर्मांतरण हुआ, बलात्कार हुए, लेकिन उसे विद्रोह का नाम दिया गया। गांधी पूरी तरह से चुप रहे। आज भी यही स्थिति है। बंगाल होता है, अलग अलग जगहों पर हिंसा होती है, पथराव होते हैं, शांति बनाए रखा जाता है। यही काम गांधी भी किया करते थे, वही काम आज भी हो रहा है। उस समय भी भरोसा जीतना था, इस समय भी भरोसा जीता जा रहा है। यह भी आप जानकर हैरान होंगे कि जिन्ना ने गांधी को कम्युनल कहा था, और गांधी उस समय के हिंदूवादी नेता थे। आज जैसे हिंदू मास्टर स्ट्रोक एंजॉय कर रहा है, वैसा उस समय भी किया करता था। उस समय भी गांधी किसी भी आसमानी की मृत्यु पे ज्यादा दुखी हो जाया करते थे, जैसा कि आज वाले हो जाया करते हैं। 1923 कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन, जहां विष्णु दिगंबर पेलुस्कर ने वंदे मातरम गाना ही शुरू किया था, कि मंच पर आकर मौलाना अली जौहर ने रोक दिया कि वंदे मातरम हराम है। तो 1896 में हराम नहीं था, रहमतुल्लाह करा रहे थे, वो भी आसमानी थे, लेकिन मौलाना अली जौहर ने इसे मना कर दिया और हराम बता दिया। देखिए किस तरह से परिस्थितियां बदली। ऐसे ही परिस्थिति आगे बढ़ती गई, डायरेक्ट एक्शन भी हुआ। नोखा अली में दंगा चल रहा था, गांधी को सब कुछ पता था, शांत रहे। गांधी ने मनु से कहा कि अगर तुम नहीं होती तो ये चरणपंथी मेरी हत्या कर देते। उसके बाद गांधी अपने ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। अब गांधी के ब्रह्मचर्य का क्या मतलब था सभी जानते हैं। ऐसा नहीं था कि उस समय गांधी का विरोध करने वाले लोग नहीं थे,
थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। नाथूराम गोडसे जी ने इनको पनसंगनी में रंगे हाथ पकड़ लिया था। भारी विरोध हुआ, गांधी को वहां से हटना पड़ा। तो उस समय भी कुछ लोग थे जो गांधी का विरोध कर रहे थे, लेकिन जो मास पॉपुलेशन था उसका मानना था कि गांधी जी जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे होंगे। रही बात गांधी की व्यक्तित्व की, तो गांधी भी वैश्विक नेता थे। जब बराक ओबामा आए तो उन्होंने गांधी को वर्ल्ड लीडर बताया। तो गांधी का भी विदेशों में भी नाम था, गुजरात के भी थे, घांची भी थे। नतीजा क्या हुआ उस भरोसे का? देश का बंटवारा हुआ, लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ, लेकिन वो बंटवारा अधूरा रह गया, क्योंकि जिस समस्या की वजह से देश का बंटवारा हुआ वो समस्या ज्यों का त्यों बना रहा। जिन्होंने एक देश मांगा था उन्हें ऑलरेडी 2 देश मिल गए। एक देश जो बच गया वो भी लेने की तैयारी में है। तो उस समय गांधी जी के अनुयायी इतने जबरदस्त वाले थे कि जब गांधी जी की मृत्यु हुई तो आप पता कीजिए हर गांव में उनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो गांधी की इस तरह की दीवानगी थी, और उस दीवानगी की कीमत हिंदू चुकाया, चाहे वो भारत का हो, पाकिस्तान का हो या फिर बांग्लादेश का हो। भरोसा सबको गांधी के ऊपर था, और गांधी ने जो किया वो आज आसानी से महसूस किया जा सकता है। अब बात है गांधी जी के बड़े वाले अनुयायी की, यानी आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की। तो ये गांधी जी का अनुसरण करते करते गांधी से बहुत आगे निकल गए। आज कोई घटना होती है तो मैं गांधी को जिम्मेवार नहीं उतना बोलता, क्योंकि आज हमारे पास गांधी के अच्छे वाले विकल्प मौजूद हैं। तो फिर अब गांधी के बारे में ज्यादा बात करने का कोई मतलब रह नहीं जाता। ये भी ठीक वैसा ही करते हैं, जिस तरह गांधी चुप रह जाया करते थे वैसे ये भी चुप रह जाया करते हैं। वो कितने बड़े आसमानी परस्त थे कि उन्होंने ही बोला था कि अगर कोई भी आसमानी आपके ऊपर अटैक करता है तो आपको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। तो ये वाले क्या बोलते हैं ये भी सुन लीजिए। मैं इस्लामिक विचारधारा के खिलाफ नहीं हूं। So you are not against Islam? नॉट एट ऑल। और कोई भी अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू ने ये सिखाया है सर्वधर्म बराबर है। अब हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी भी इसी तरह के बयान देते हैं कि जो हिंदू चाहता है कि आसमानी यहां ना रहे वो हिंदू है ही नहीं। उनका साठगांठ किससे है? जमीयत उलमाए हिंद से। जमीयत उलमाए हिंद आतंकवादियों का केस लड़ता है। हिजाब का विवाद हुआ, 5 लाख रुपए देने की घोषणा जमीयत उलमाए हिंद ने किया। जहांगीरपुरी दंगा में जो अपराधी है उसको कानूनी मदद जमीयत उलमाए हिंद देगा। दिल्ली राइट्स हुए उसकी कानूनी मदद जमीयत उलमाए हिंद दे रहा है। तो ये आतंकवादियों का केस लड़ता है, और मोहन भागवत जी राष्ट्रवादी संगठन होने का दावा करते हैं। ये दोनों लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो ये लोग किस तरह का काम करेंगे? क्या 2 विपरीत विचारधारा के बीच में कोई समझौता हो सकता है? जिसका जवाब है नहीं। तो अगर समझौता हो रहा है तो हो सकता है कि जो विचारधारा दिखाया जाता है वो विचारधारा हो ही ना। जो जमीयत की विचारधारा हो वही आरएसएस की विचारधारा हो, क्योंकि आसमानी अपनी आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज नहीं करते, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में रहे। तो समझौता कौन लोग कर रहे हैं? आरएसएस के लोग, और जो सत्ता चला रहे हैं वो लोग, वो भी कभी आरएसएस के ही हुआ करते थे। वैसे देखा जाए तो आरएसएस की ही सरकार है, लेकिन इतना षड्यंत्र चल रहा है। सवाल उनसे नहीं होंगे, सवाल उनसे होंगे जो उस षड्यंत्र के बारे में बताएगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए कि गांधी के पास सत्ता नहीं था, गांधी ने जो मर्जी किया हो, कम से कम इन लोगों को सिस्टम में नहीं भरा। इनको सिस्टम में भरने का प्लान मोहम्मद अली जिन्ना का था, वही काम आज की सरकार में हो रहा है। तो गांधी के पास सत्ता नहीं था, इस तरह से तुष्टीकरण गांधी ने नहीं किया जो कि आज हो रहा है, जिसका परिणाम आने वाले 10 सालों में गंभीर रूप से दिखना शुरू हो जाएगा। अभी दिखना शुरू हो भी चुका है। अब ये सब जो घटनाएं हो रही है इसके पीछे बेशक कोई दिमाग ना लगाए, कोई बोले तो उसी के ऊपर सवाल हो, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा। इसके पीछे गंभीर साजिश है। जाहिर सी बात है कि जिसकी राक्षसी प्रवृत्ति है उसको और खिलाया पिलाया जाएगा तो और मजबूती से वो अपना काम करेगा, जो कि देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से सिस्टम में भरा जा रहा है ये आने वाले समय में इतना गंभीर परिणाम दिखाएगा कि लोगों को कुछ भी नसीब नहीं होने वाला है।
लेकिन अभी सच्चाई बताने वाले से सवाल हो जाए। और मैं चाहता हूं कि ये जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं कुछ गालियां खुद के लिए भी बचा कर रखे हैं, जरूरत पड़ेगी उन्हें जब उन्हें खुद को देना पड़ेगा। अभी जितना मर्जी जिसके लिए निकाल लें, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि उन्हें खुद को भी गाली देना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह का ये षड्यंत्र चल रहा है, एक राष्ट्रवादी सरकार खिलाफत आंदोलन को, जिसका आजादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं था, 1924 तक चला था वो आंदोलन, मुस्तफा कमाल पाशा वहां के जनतांत्रिक सरकार का गठन किए, जिसकी वजह से शांत पड़ा, वरना वो लंबे चलता और कितना नुकसान हिंदुओं को उठाना पड़ा होता ये किसी को नहीं पता। लेकिन उस खिलाफत आंदोलन को आजादी के अमृत महोत्सव में जोड़कर ग्लोरीफाई करना, अगर ये कोई राष्ट्रवादी सरकार करती है तो कम से कम मैं उसे राष्ट्रवादी नहीं मानता। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी नहीं।